हेलो फ्रेंड्स, माई सेल्फ सी देशवादवा। आज मैं आप लोगों को इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट का चैप्टर 1 कराने जा रहा हूँ। दैट इज़ इंडियाज़ इकॉनमी ऑन ईव ऑफ इंडिपेंडेंस। कि जब 1947 में हमारे देश को आज़ादी मिली तो हमारा देश कहाँ स्टैंड कर रहा था। पर ये टॉपिक कराने से पहले कि हमारे देश को जब आज़ादी मिली तो हमारा देश कहाँ स्टैंड कर रहा था, मुझे ये बात बतानी आपको ज़रूरी पड़ेगी कि ब्रिटिशर्स ने हम पे कैसे कंट्रोल करा, कैसे उन्होंने इंडिया को कॉन्क्वर करा और कैसे उनका कंट्रोल चला। तो बात है बच्चों 1 जनवरी 1600 की, जब ब्रिटिश एम्पायर की रानी एलिज़ाबेथ वन, उन्होंने एक एग्रीमेंट पे साइन करके दिया ईस्ट इंडिया कंपनी को कि जाके आप इंडिया में इन्वेट करो और जाके इंडिया से ट्रेडिंग करना शुरू करो। पर उस टाइम पे जो ईस्ट इंडिया कंपनी के लीडर्स थे ना, वो इस बात से राज़ी नहीं थे। वो इंडिया नहीं जाना चाहते थे। वो फोकस कर रहे थे अपने आप को compete करने से फ्रेंच, पोर्तुगीज़ और डच से ईस्ट इंडीज़ जगह, जो बेसिकली जो सिंगापुर, इंडोनेशियन एरिया, उन्हें ईस्ट इंडीज़ कहते थे, वहाँ पे। पर धीरे धीरे डच, फ्रेंच और पोर्तुगीज़ ने इंग्लैंड का वहाँ पे वर्चस्व कम कर दिया, तो उन्होंने फोकस शुरू कर दिया इंडिया की टूवर्ड्स। पर इंडिया से उन्हें डर लगता था क्योंकि इंडिया एक बहुत ही बड़ा राज्य था और बहुत ही स्ट्रॉन्ग राज्य था। तो पहली बारी वो चेन्नई यानी मद्रास, देन कॉल्ड मद्रास में गए और वहाँ के एक राजा से उन्होंने बात करी और उन्हें काफ़ी ज़्यादा सोने अशर्फियाँ दी कि हम आपके यहाँ पे लैंड लेना चाहते हैं। और वो राजा जी जो थे, गोरी चमड़ी देख के पागल हो गए। करे वो इतने अच्छे लोग हैं, हमारी इतनी कदर कर रहे हैं, हमें अपने दूसरे देशों से भी रिलेशन बढ़ाने चाहिए। पर उन्हें पता नहीं था कि उनका चैम्पियन बन रहा है। और उन्होंने पहली बारी ब्रिटिशर्स को एक लैंड दे दी, लैंड बेच दी। और ब्रिटिशर्स आए थे ट्रेडिंग करने और वहाँ पे उन्होंने खड़ा कर दिया किला, फोर्ट सेंट जॉर्ज। आप खुद सोचिए, किला होता है लड़ाई करने के लिए, तो वो किला खड़ा कर रहे थे। तभी अगर राजा जी कोई स्टेप ले लेते तो आज हमें ये दिन नहीं देखने पड़ते। और उन्होंने ये पहला किला जो है फोर्ट सेंट जॉर्ज का, मद्रास में, नाउ विच इज़ चेन्नई, वहाँ पे बनाया। फिर तो उन्होंने पीछे मुड़ के नहीं देखा। उन्हें पता चल गया हिंदुस्तान के राजा जो हैं उन्हें आराम से बहलाया फुसलाया जा सकता है। फिर मद्रास, विशाखापट्टनम, कलकत्ता, सूरत, बॉम्बे, हर जो कोस्टल एरिया है वहाँ पे वो अपने किले बनाते गए। उस टाइम पे बहुत ही ज़्यादा निर्यात आयात निर्यात होता था स्पाइसेस का। कहा जाता है कि उस टाइम पे स्पाइसेस वर लाइक गोल्ड। किसी बंदे की जो वेल्थ होती थी उसको स्पाइसेस में गिना जाता था। उस टाइम पे मुग़ल एम्पायर हमारे देश में पूरी जगह फैला हुआ था और मुग़ल एम्पायर का एक अच्छा वर्चस्व था। पर धीरे 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 ब्रिटेन, फ्रांस, पुर्तगाल हमारी कंट्री में आने लगे। और देखिए, मुग़ल एम्पायर में भी ऐसा हुआ कि हर टाइम क्या कहते हैं, एक शासन में कई बार कुछ राजा ऐसे आते हैं जो चीज़ें नहीं संभाल पाते। और वही मुग़ल एम्पायर के साथ हो रहा था कि मुग़ल एम्पायर को अपना इतना एक अच्छा राजा नहीं मिला जो उनको संभाल पाए। और धीरे धीरे मुग़ल एम्पायर कम होने लगा। अफ़गानिस्तान, बांग्लादेश भी इंडिया के पार्ट होते थे तब। फिर मुग़ल एम्पायर को धीरे धीरे हराया मराठास ने, और मराठास ने इंडिया में एक बहुत बड़ी जगह बना ली 1748 तक। एक अच्छा मराठा एम्पायर बन गया। फिर उसके बाद 1850 में धीरे धीरे ब्रिटेन ने कब्जा करा, मराठास को हराया, मुगल्स को हराया और पूरे इंडिया में कब्जा कर लिया। फिर 1857 में तो इंडिया पूरा ही क्या कहते हैं उनका हो चुका था। बट अगर हम मेजर डेट देखें तो 1757 व्हेन द बैटल ऑफ प्लासी वाज फॉट, तब इंडिया ब्रिटेन से हारा और इंग्लैंड का राज हमारे देश पे शुरू हुआ। तो 1757 से लेके 1947 तक वो टाइम था जब इंडिया के ऊपर ब्रिटेन का कंट्रोल रहा। अब जब ब्रिटिशर्स इंडिया को छोड़ के गए तब इंडिया की क्या सिचुएशन थी वो हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। स्ट्रक्चर ऑफ प्रेजेंट इंडिया हैज़ इट्स रूट फ्रॉम ब्रिटिश कॉलोनियल रूल। कॉलोनियल रूल क्या होता है कि जहाँ पे जो मेन लैंड है वो ब्रिटेन था और हम ब्रिटेन के अंडर थे, बट ब्रिटेन के मेन लैंड से हम टच नहीं हो रहे थे, तो हम उनकी कॉलोनी कहलाते। सोल पर्पस ऑफ ब्रिटिश कॉलोनियल रूल वॉज टू रिड्यूस द इंडिया इंटू अ फीडर इकोनॉमी फॉर डेवलपिंग द ब्रिटिश इंडस्ट्रियल बेस। वो चाहते थे कि हमारी कंट्री को एक फीडर इकोनॉमी बनाया जाए जो उन्हें टाइम टू टाइम रॉ मटेरियल बनाए। अब देखो, दो चीज़ें हुई थी साथ में जिनका इम्पैक्ट हम यहाँ पे देख रहे हैं। एक तो उन्होंने इंडिया को कवर कर लिया,
और ब्रिटेन में इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन उसी टाइम पे स्टार्ट हुआ था, अराउंड 1780 या 1800 के अराउंड इंडस्ट्रियल। तो वहाँ पे इंडस्ट्रीज़ बननी शुरू हुई थी, तो उन इंडस्ट्रीज़ को रॉ मटेरियल चाहिए था, और वो रॉ मटेरियल के लिए इंडिया एक बेस्ट जगह थी, क्योंकि यहाँ पे सब कुछ उगाया जा सकता था। जब तक ब्रिटिशर्स हमारे देश में नहीं आए थे, तो हमारी इकोनॉमी के 3 फीचर थे: एग्रेरियन इकोनॉमी, हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री एंड सेल्फ सफिशिएंट। हम शुरू से एग्रीकल्चर से जुड़े हुए हैं। एग्रीकल्चर वॉज द मेन सोर्स ऑफ लाइवलीहुड फॉर 85% ऑफ पीपल। एवरीवन, वेदर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, वॉज डिपेंडेंट ऑन एग्रीकल्चर। हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री, अब देखो हमारे यहाँ पे कोई और इंडस्ट्रीज़ तो नहीं थी, पर हाँ हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज़ थी। हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज़ वो थी जो हम हाथों से चीज़ें बनाते थे, और हम हाथों से सब कुछ बना लेते थे। कॉटन, सिल्क, स्टोन आर्ट, सब कुछ कर लेते थे। सेल्फ सफिशिएंट, इंडियन इकोनॉमी वॉज सेल्फ सफिशिएंट। वी कैन प्रोड्यूस ऑलमोस्ट एवरीथिंग टू सेटिस्फाई द वांट ऑफ आवर सोसाइटी। तो ये 3 फीचर्स थे, ध्यान देना इन तीनों फीचर्स में बच्चों। एक हमारी एग्रेरियन इकोनॉमी थी, 85% लोग एग्रीकल्चर पर डिपेंडेंट थे आज़ादी से पहले। आज़ादी के बाद ये परसेंटेज बदल गई। हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री थी, कंट्री वॉज हैविंग वेरियस मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटीज़, ठीक है, और सेल्फ सफिशिएंट। अब इस चैप्टर को हम 6 पार्ट्स में पढ़ेंगे कि इंडिया की इकॉनमी कहाँ स्टैंड कर रही थी: एग्रीकल्चर सेक्टर में, इंडस्ट्रियल सेक्टर में, फॉरेन ट्रेड में, डेमोग्राफी में, ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर में, और इंफ्रास्ट्रक्चर। डेमोग्राफिक कंडीशन, डेमोग्राफिक कंडीशन का मतलब होता है कि वहाँ पे रहने वाले लोगों की स्थिति। तो हमारे देश में पहला सेंसस हुआ 1881 में ब्रिटिश राज के अंदर, और उसके बाद हर दशक ये सेंसस होता रहा, ठीक है। स्टेजेस ऑफ डेमोग्राफिक ट्रांजिशन, हर एक इकोनॉमी के डेमोग्राफिक ट्रांजिशन के 3 स्टेजेस होते हैं। पहला स्टेज जहाँ पे बर्थ रेट और डेथ रेट दोनों बढ़ रहे होते हैं, बच्चे भी ज़्यादा पैदा हो रहे हैं और डेथ रेट भी बढ़ रहा है। बच्चे ज़्यादा क्यों पैदा हो रहे हैं, पहले लोगों में समझ नहीं थी। डेथ रेट ज़्यादा क्यों है, दवाइयाँ नहीं थी। दूसरा स्टेज बर्थ रेट बढ़ रहा है, डेथ रेट घट रहा है, बट लोगों में समझ अभी भी नहीं आई है, पर हाँ मेडिकल फैसिलिटीज़ अवेलेबल होगी। और तीसरा फेज़ होता है जब यहाँ पे लोगों में समझ आ जाती है, तो बर्थ रेट भी कम रखते हैं और डेथ रेट भी कम हो जाता है बिकॉज ऑफ गुड मेडिसिन। 1921 जिसे कहा जाता है ईयर ऑफ ग्रेट डिवाइड, उससे पहले फर्स्ट स्टेज ऑफ डेमोग्राफिक ट्रांजिशन चल रहा था, और उसके बाद 1921 ख़त्म होने के बाद सेकेंड स्टेज ऑफ डेमोग्राफिक ट्रांजिशन। ऑन ईव ऑफ इंडिपेंडेंस, जब हम आज़ाद हुए, तो बर्थ रेट डेथ रेट अलार्मिंगली हाई थे। बर्थ रेट वॉज 48, डेथ रेट वॉज 40। लिटरेसी रेट वॉज लेस देन 16% एंड फीमेल लिटरेसी रेट वॉज ओनली 7%। पब्लिक हेल्थ फैसिलिटीज़ या तो थी नहीं, अगर थी भी तो वो बहुत कम थी। ओवरऑल मोर्टेलिटी रेट बहुत हाई था। इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट उसमें सबसे ज़्यादा हाई था, 218 पर 1000। नंबर ऑफ इन्फेंट दैट डाई बिफोर द एज ऑफ 1 ईयर, ठीक है, वो 218 पर 1000 थे, और आज वो 40 पर 1000। लाइफ एक्सपेक्टेंसी थी केवल 44, अब वो 68 हो चुकी है। फिर हम नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं, दैट इज़ ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर। ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर ये बताता है कि कितने प्रतिशत लोग किस टाइप की एक्टिविटी में इन्वॉल्व हैं। इकोनॉमी में 3 टाइप की एक्टिविटी होती हैं: प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी। और जैसे मैंने आपको बताया कि हमारा देश एक एग्रीकल्चर फोकस देश था, तो प्राइमरी में 70 से 75%, आज़ादी से पहले ये 85 थे जब तक ब्रिटिशर्स आए नहीं थे, अब 70-75 हो गया। सेकेंडरी में 10%, टर्शरी में 15 to 20%। हमारे देश में रीजनल वेरिएशंस भी पाई जाती थी, जैसे मद्रास, महाराष्ट्र, वेस्ट बंगाल, इधर डिक्लाइन ऑफ वर्कफोर्स इन एग्रीकल्चर था, और ऐसे ही उड़ीसा, राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, यहाँ पे एग्रीकल्चर बढ़ रहा था। इंफ्रास्ट्रक्चर मतलब जो फैसिलिटीज़ होती हैं, एमेनिटीज़ होती हैं, सोशल इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर। तो कॉलोनियल रिजाइन में बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर तो बना, जो कि था रेलवे, पोर्ट्स, वाटर ट्रांसपोर्ट डिड डेवलप। हाउएवर, motive was not to provide amenities to India, but to serve the colonial rule. Road prior to the British rule was not fit for all seasons. There remained acute shortage of all weather road. रोड्स होती थी, कच्ची सड़क होती थी, बह जाती थी। तो ब्रिटिश इंट्रोड्यूस रेलवेज इन इंडिया इन 1850। ये ब्रिटिशर्स का सबसे इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन था। रेलवे का इम्पैक्ट क्या हुआ, लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल हुआ, और लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल होने से क्या हो गया, हमारे देश में कल्चरल और जोग्राफिकल बैरियर ख़त्म हुआ। फोस्टर्ड कमर्शलाइजेशन ऑफ इंडियन एग्रीकल्चर, जिससे हमारी सेल्फ सफिशिएंसी ख़राब हो, क्योंकि अब हमें पता था कि
अगर कोई चीज़ नहीं बनेगी तो हम बाहर से ले आएंगे। तो पहले जो इंडियन इकोनॉमी का एक फीचर था कि वो सेल्फ सफिशिएंट रहती थी, हर एक जगह सब कुछ खुद कर लेती थी, वो ख़त्म होता जा रहा था। वॉल्यूम ऑफ एक्सपोर्ट बढ़ा पर उसका बेनिफिट इंडिया तक नहीं पहुंचा, उसका सारा बेनिफिट फॉरेनर्स पे चला। अभी के लिए इतना ही, बाकी नेक्स्ट वीडियो में